नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के खंड में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याएं क्या हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है, क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, इन बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की अवधारणा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक हम लोगों ने पढ़ा, तो पूर्णांक में आपकी तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक आपका धन पूर्णांक, दूसरा शून्य, और तीसरी प्रकार की संख्या होती है हमारी ऋण पूर्णांक की। जैसा हम जानते हैं कि पूर्णांकों की जो हमारा पूर्णांक है, सबसे पहले हम पूर्णांक यानी जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और उसमें शून्य को भी मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, यह हमारी पूर्ण संख्या। और जब विपरीत स्थितियां आती हैं, इसमें हमारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उन विपरीत परिस्थितियों में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमें ऋण पूर्णांकों की जरूरत पड़ती है। विपरीत परिस्थितियों में ऋण पूर्णांकों की जरूरत होती है। तो ठीक इसी तरह विपरीत परिस्थिति जब आती है, इसी तरह जब कोई विपरीत परिस्थिति भिन्न की आती है, यानी भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं, इन भिन्नात्मक संख्याओं में जो विपरीत परिस्थिति आती है, तो संख्याओं के ऋणात्मक मान लेने की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए भी हमें कैसी जरूरत पड़ती है, ऋणात्मक भिन्नों की जरूरत पड़ती है। तो इसी ऋणात्मक भिन्नों की आवश्यकता जब पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग जैसे यहाँ एक दो उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एक पूर्णांक है और एक बी है। तो ए और बी का जब हम भाग करते हैं, तो हमें उसका मान सी प्राप्त होता है। अब यही हमको देखना है कि जो भागफल है वह पूर्णांक है अथवा नहीं। पूर्णांक है अथवा नहीं, हमको ये चीज देखना है। तो इसमें हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऋण 15 में 5 से भाग दिया, तो यह मान कितना आया, ऋण 3। तो यह पूर्णांक है भाई, ऋण 3 हमारा पूर्णांक है। उसी तरह हम भाग देते हैं शून्य में, अगर हम 4 से भाग दे दें तो भी शून्य है, तो ये भी पूर्णांक है। किंतु यदि हम भाग देते हैं किसमें, ऋण 12 में 7 से हम भाग दें, ऋण 12 में 7 से भाग अगर हम देते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, ऋण 12/7, जो कि यह एक प्रश्नवाचक, यह न तो पूर्णांक है, और वही अगर हम 12 में 7 से भाग देते तो यह 12/7 है, जो पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन यह क्या है, यह भिन्न होते हैं। तो इन परिस्थितियों में भागफल जो न पूर्णांक है, इन परिस्थितियों में जो हमारा भागफल आता है, भागफल न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। भाई वह ना तो पूर्णांक है और न भिन्न ही है। तो इसके लिए अब आवश्यकता हमको किसकी पड़ती है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है जो हमारा समीकरण सिद्धांत है। भाई समीकरण सिद्धांत से अगर हम बात करें, समीकरण सिद्धांत में जो एक चर वाले समीकरण होते हैं, एक चर वाले जो समीकरण होते हैं, उनमें एक हल का होना आवश्यक है। उसमें एक हल उत्तर होना क्या है, उनमें एक उत्तर होना आवश्यक है। तो इसीलिए संख्या पद्धति, जो हमारी संख्या पद्धति, अभी हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पढ़े, उसमें क्या हुआ, उसमें विस्तार करने की जरूरत पड़ी, और उसके लिए हम परिमेय संख्याएं, यहां पर क्या आई, परिमेय संख्याओं की अवधारणा आई।
तो अब परिमेय संख्या की अवधारणा में कि परिमेय संख्या की बात जब हम करते हैं तो यहां ये कहते हैं कि P बटे Q के रूप में लिखी जाने वाली परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P और Q पूर्णांक हो किंतु Q शून्य ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहां से हुई। अब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहां से हुई। परिमेय संख्या की उत्पत्ति अनुपात से। परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहां से हुई। परिमेय संख्या की उत्पत्ति अनुपात से हुई। अब अगर हम ये कहें कि अनुपात 3.5, इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं। 3/5 भी हम क्या कर सकते हैं, इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं कि ऋण 3/5 है, ऋण 3/5, तो अब इसको ऋण 3:5 के रूप में हम नहीं लिख सकते। इस रूप में हम क्या करते हैं, इस रूप में हम नहीं लिख सकते। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कोई तो पूर्णांक P और Q जिसमें Q शून्य ना हो के अनुपात को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको इस तरह से समझे कि कोई दो पूर्णांक, कि कोई दो पूर्णांक वह P और Q जिसमें Q शून्य न हो, जिसमें Q शून्य न हो, इसके अनुपात को, इसके अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्याएं भी P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो अब वही चीज हमारी परिभाषा आती है कि P बटे Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हो किंतु Q शून्य ना हो। ये हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा कि इसको इस रूप में भी हम कहते हैं, किताबों में आपको मिलेगा कि एक परिमेय संख्या को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है जिसे P बटे Q के रूप में हम व्यक्त करें, जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P और Q क्या हो, यह पूर्णांक हो और Q शून्य न हो। तो अब परिमेय संख्या भिन्न के P बटे Q क्या है, एक तरह की भिन्न है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या संबंध है। भिन्न और परिमेय संख्या में क्या संबंध, भिन्न और परिमेय संख्या में संबंध। अब हम इसकी बात करते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या में संबंध क्या है। तो यहां अब हम कोई भी भिन्न लेते हैं, 7/11 लिया, 7/11 में क्या है, इसमें P 7 है और Q क्या है, 11 है। वहीं अगर हम 6/13 लें तो इसमें क्या हुआ, इसमें P 6 है और Q कितना है, Q 13 है। तो प्रत्येक भिन्न का रूप, अब कोई भी भिन्न हम लेते हैं तो प्रत्येक भिन्न का रूप किस रूप में है, प्रत्येक भिन्न का रूप P बटे Q जैसा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी भिन्ने क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। सभी भिन्ने परिमेय संख्याएं हैं। सभी भिन्ने परिमेय संख्याएं हैं। तो ये हमारा एक निष्कर्ष निकला कि सभी भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक की बात करते हैं कि पूर्णांक और परिमेय संख्या, इनमें क्या संबंध है, या यूं कहें कि क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम ये प्रश्न करें कि क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं।
इसको इस तरह से समझें कि किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या कहा जा सकता है। किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या कहा जा सकता है। परिमेय संख्या कहा जा सकता है। किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या कहा जा सकता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ऋण 5। ऋण 5 क्या है? ऋण 5 एक परिमेय संख्या। ऋण 5 एक परिमेय संख्या। अब इसको परिमेय संख्या के p बटे q के रूप में लाना है, तो हम इसको ऋण 5 बटे 1 कर दें। वही शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या। शून्य एक परिमेय संख्या, तो हम शून्य को 0 बटे 1 कर दें। तो यहां शून्य, अब जैसे अभी यहां पर हमने बात किया कि शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम शून्य को 0 बटे 1 लिखते हैं। यानी कोई भी पूर्णांक हमारा होगा, पूर्णांक में बटे 1 यानी हर एक कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और बटे 1 करने पर क्या होता है? वह हमें p बटे q के रूप में मिल जाता है। अब यहां शून्य की जब हम बात करते हैं तो शून्य, यहां शून्य जो है वह ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो यानी हम ये कह सकते हैं, अभी तक भिन्न की बात किया कि भिन्न परिमेय सभी भिन्न परिमेय संख्या, और शून्य भी परिमेय संख्या है। तो इस पर एक निष्कर्ष जो निकलते हैं कि परिमेय संख्याओं में, अब अभी तक के निष्कर्ष में हम यहां तक पहुंचे कि परिमेय संख्याओं में शून्य और भिन्न सम्मिलित होते हैं। परिमेय संख्याओं में शून्य और भिन्न। साथ ही साथ एक चीज और हमने देखा कि इसमें सभी पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक भी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त होते हैं, तो परिमेय संख्याओं में शून्य और भिन्न तथा पूर्णांक सम्मिलित होते हैं। ये हमारा एक निष्कर्ष निकला। अब यहां बात करते हैं कि p बटे q अंश और हर में कोई अंश या हर, जैसे कोई भी परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? p बटे q के रूप में लिखते हैं। अब यहां p क्या है? भिन्न के रूप में अगर हम देखते हैं तो p अंश है और q क्या है? q हर है। p अंश है और q क्या है? यह हर है। तो अब यहां एक चीज ये ध्यान दीजिए कि कोई एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी p और q में कोई एक, p और q में कोई एक धनात्मक तथा दूसरी ऋणात्मक, कोई एक धनात्मक तथा दूसरी संख्या क्या है? ऋणात्मक है। तो इस स्थिति में जो परिमेय संख्या बनेगी वह परिमेय संख्या क्या होगी? वह ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। वह परिमेय संख्या कौन सी होगी? वह परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। और यदि p और q दोनों धनात्मक हैं, अब यहां पर हम ये देखें कि यदि p बटे q के रूप में लिखते हैं और इसमें p और q दोनों धनात्मक, p और q क्या हैं? p और q दोनों धनात्मक हैं, तो यह परिमेय संख्या क्या होगी? यह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या होगी। धनात्मक परिमेय संख्या होगी। अब यहां एक कंडीशन और बनती है कि जैसे p बटे q के रूप में परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं?
P बटे Q के रूप में लिखते हैं। तो यहां जब हम P बटे Q के रूप में इसको व्यक्त करते हैं तो अब एक स्थिति ये भी मिलती है कि जहां P और Q दोनों ऋणात्मक हो। भाई अभी तक तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक और दोनों धनात्मक, यहां एक स्थिति ऐसी भी मिलेगी कि जहां P और Q दोनों ऋणात्मक हो। उस स्थिति में क्या होगा, इसको हम इस तरह से कहें कि ऋण P बटे ऋण Q, या इस तरह से कि ऋण 3 बटे ऋण 7 है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों संख्याओं को अंश और हर यानी P और Q के स्थान पर जो पूर्णांक हैं उनको हम धनात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी दोनों को धनात्मक में बदला जा सकता है। दोनों को धनात्मक में हम बदल सकते हैं और दोनों धनात्मक में जब बदल जाएंगी तो यह धनात्मक परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। तो अब यहां पर एक निष्कर्ष और हमारा निकलता है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। अब एक निष्कर्ष हमारा निकला क्या कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, किंतु क्या, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। किंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। किंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अब जैसे हम यहां पर इसका उदाहरण देखें कि सभी भिन्न परिमेय संख्या, अब जैसे यहां 3/5 है तो ये तो परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है, लेकिन अगर ऋण 3/5 है तो यह क्या है, यह परिमेय संख्या तो है, यह परिमेय संख्या तो है, किंतु यह संख्या भिन्न नहीं है। और प्रत्येक भिन्न जो है वो परिमेय संख्या होती है। तो अब यहां जो हमने पूर्णांक की बात किया था कि सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जितने भी हमारे पूर्णांक हैं यानी सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, अब इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या 11 है, तो अब हम 11/1 कर दें, 22/2 कर दें, या ऋण 33/3 कर दें, या 44/4 कर दें, या इसी तरह संख्याओं को हम बढ़ाते चले जाएं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि P का मान और Q का मान, 11/1 में 11 और 1 है, 22/2 में P का मान 22 है और Q का मान 2 है। वहीं ऋण 33/3 में ऋण 33 और ऋण 3 है, 44 में 44 और 4 है। तो इस तरह हम कई और संख्याओं, कोई भी पूर्णांक हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ऋण 5 लिया, तो अब इसको हम ऋण 5/1 कर दें, या इसको 10/ऋण 2 कर दें, या 15/ऋण 3 कर दें, या ऋण 20/4 कर दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक को विभिन्न परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका जो एक निष्कर्ष रूप में हम पहुंचते हैं, इसके आधार पर जो हमारा निष्कर्ष निकलता है कि यदि P पूर्णांक है, यदि P क्या है, यदि P पूर्णांक है, तो
हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि P बराबर P बटे 1, P बराबर P बटे 1 या 2P बटे 2 या 3P बटे 3 या ऋण P बटे ऋण 1 ऋण 2P बटे ऋण 2 बराबर इसी तरह हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने तीन चीजों पर विशेष अध्ययन किया कि परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, भिन्न परिमेय संख्या और क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं अथवा नहीं, और क्या सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब हम परिमेय संख्याओं के प्रगुण यानी उसकी विशेषताओं पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।